गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको कथा खंड से पाठ 2 पाणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा रचित पंचलाइट कहानी की सारांश आपको बताएंगे। यह कहानी पंचलाइट हिंदी के सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार पाणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखित आंचलिक कहानी है, जिसमें कि बिहार के ग्रामीण अंचल का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया है। तो इस कहानी में पाणीश्वर नाथ रेणु जी ने बिहार के जो एक ग्रामीण है उसका बहुत ही सजीव रूप से चित्रण किया है। आंचलिक कहानी में किसी क्षेत्र विशेष की भाषा शैली, रीति रिवाज, रहन सहन, त्यौहार, मेले, रूढ़ी, अंधविश्वास आदि का चित्रण होता है। तो जो आंचलिक कहानियाँ होती हैं वह किसे कहते हैं? तो जब किसी विशेष क्षेत्र की भाषा शैली, रीति रिवाज, रहन सहन, त्यौहार और वहाँ के जो उस जगह के जो गांव होते हैं, वहाँ के जो अंधविश्वास होते हैं, जब इन सभी चीज़ों का चित्रण होता है तो वह आंचलिक कहानी कहती है। इस कहानी में भी किसी मतलब कोई एक गांव है, वहाँ की जो भाषा बोली है, वहाँ का जो रहन सहन है, जो रीति रिवाज है, वहाँ के जो अंधविश्वास है, उसी के बारे में इस कहानी में बताया गया है। तो एक ग्रामीण जनजाति के आधार पर टोलियों में बटे होते हैं। तो जो गांव का जो रहन सहन होता है, जो गांव का रिवाज होता है, तो वहाँ पर जैसे कोई जाति होती है तो वह एक टोलियों के आधार पर बनी होती है, पारस्परिक ईर्ष्या द्वेष से ग्रस्त होता है। तो जब कोई जाति की अलग अलग टोली होती है, जैसे मान लीजिए कि कई तरह की जाति होती है, तो जितनी भी जाति के लोग होंगे वह एक टोली में रहेंगे, और जब कोई उससे ऊंची जाति का रहेगा तो उसकी अलग टोली होगी। तो जैसे बहुत सारी जाति होती है, उसकी अलग अलग टोली होती हैं, तो सभी टोलियों में ईर्ष्या द्वेष की भावना रहती ही रहती है। अभी भी वहाँ पर पुरानी मान्यता एवं परंपराएं जीवित हैं। तो यह जो बिहार के क्षेत्र का वर्णन यहाँ पर पाणीश्वर नाथ रेणु जी ने किया है, तो वहाँ का एक गांव है जहाँ पर आज भी पुरानी मान्यताएं और परंपराएं चलती हैं। नई सभ्यता से अभी तक उनका परिचय नहीं हुआ, तभी तो वहाँ के लोग जो सिनेमा का गीत होता है उसे गाना अपराध समझते हैं, और इस अपराध के कारण जो गोधन का हुक्का पानी भी बंद कर दिया। तो वहाँ के लोग अगर कोई सिनेमा का, जैसे कोई फिल्मों का गाना गाते हैं तो उन्हें अपराध समझते हैं। इसी अपराध के कारण जो एक गांव का लड़का होता है, उसका नाम गोधन होता है, तो उसका हुक्का पानी बंद करवा दिया जाता है। पंच लालची भी हैं। गोधन ने उन्हें पान सुपारी के लिए अभी तक कुछ दिया नहीं है, अतः मौका मिलते ही गोधन पर 10 रुपये जुर्माना ठोक दिया, और जुर्माना अदा न करने पर उसका हुक्का पानी बंद कर दिया। तो जो गोधन होता है वह शहर से आया होता है गांव में, और वो क्या करता है कि पंच की कोई बात नहीं मानता। उसके लिए कोई जो पंच होते हैं उनको मतलब थोड़ा बहुत वो थोड़ा लालची होते हैं, तो कुछ भी उनको पान सुपारी खाने का पैसा नहीं देता। तो इसीलिए गोधन पर वहाँ के जो पंच होते हैं उनकी नज़र रहती है, और जैसे ही वो मौका देखते हैं उस पर जुर्माना लगा देते हैं, और जुर्माना ना देने पर उसका हुक्का पानी भी बंद कर देते हैं। फिर आगे क्या होता है कि महंतों टोली के लोग बाजार से पंच लाइट तो ले आए, पर इसे जलाना कोई नहीं जानता। तो मतलब क्योंकि सभी टोली के पास पंच लाइट होता है, बस एक महंतों टोली होती है जिसके पास पंच लाइट नहीं होता। तो दूसरों से ईर्ष्या रखते हैं, तो वो लोग क्या सोचते हैं कि जाके पंच लाइट ले आया जाए। तो बाज़ार से जाकर पूरी टोली पंच लाइट ले आते हैं, लेकिन उसे जलाना कोई भी नहीं जानता। अपनी पंचायत की इज्जत का सवाल है, दूसरों से पंच लाइट कैसे जलवाएं। तो अगर हमें जलाना नहीं आता पूरी टोली को, तो ये होता है कि दूसरों से जला दिया जाए। अगर हमें कोई काम नहीं आता तो दूसरों से कह सकते हैं, पर गांव के लोग हैं तो वो सोचते हैं कि अब अगर हम किसी और से बोलेंगे लाइट जलाने के लिए पंच लाइट,
तो वो क्या होगा कि हमारी इज्जत का सवाल है, पंचायत की इज्जत का सवाल है, लोग क्या बोलेंगे। मुनिरी जानती है कि गोधन को पंचलैट जलाना आता है, लेकिन उसका हुक्का पानी बंद है। मुनिरी ने यह बात अपनी सहेली कनेरी को बताई और कनेरी ने सरदार को सूचना दी कि गोधन को पंचलैट जलाना आता है। तो मुनिरी जो रहती है वो गोधन की सहेली रहती है और वो जानती रहती है कि गोधन को पंचलैट जलाना आता है। तो वो सोचती है कि अपनी सहेली को यह बात बताती है और सहेली जो होते हैं वो पंच के जो सरदार होते हैं उसको यह बात बताते हैं। पंचों ने एक मत होकर गोधन का हुक्का पानी बंद किया था, किंतु यह तो पंचायत का इज्जत का सवाल है। खोल दो गोधन का हुक्का पानी, यदि वह पंचलाइट जला दे तो हुक्का पानी खोलने में पंचायत को कोई भी ऐतराज़ नहीं है। तो जब सबको पता चल जाता है कि गोधन पंचलैट जला सकता है तो सभी मतलब आपस में विचार करते हैं कि अगर इसने अपने टोली की इज्जत बचा ली, अगर पंचलैट को जला दिया तो उसका हुक्का पानी जो बंद है वह खोल दिया जाएगा। फिर आगे क्या होता है कि गोधन ने पंचलैट जला दी। पंचलैट इसलिए क्योंकि यहाँ पर गांव की बोली और भाषा का प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर पंचलाइट को पंचलेट कहा जा रहा है। गोधन ने पंचलेट जला दी है, पंचायत की इज्जत बच गई। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुनिरी ने उसे हर्षत भरी निगाह से देखा और सरदार ने उसे प्यार से पास बुलाकर कहा कि तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारे तो 100 खून माफ़। गाओ, खूब गाओ अब सिनेमा का गाना। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही गोधन पंचलैट जला देता है तो वहाँ पर जो पंचायत बैठी होती है, जो सरदार होते हैं टोली के, वो बोलते हैं कि गोधन ने पूरे जो टोली है उसकी इज्जत बनाई है, सबका दिल इसने जीत लिया है और अब तुम्हारा जो हुक्का पानी है वह भी खोल दिया जाएगा। तुम्हारे तो 100 खून माफ़, आज से तुम्हारे 100 खून माफ़। अगर तुम्हें सिनेमा का गाना गाना बहुत पसंद है तो तुम अब खुले दिल से उसे गा सकते हो। मुनिरी की माँ गुलेरी काकी ने गोधन को रात में खाने के लिए घर भी बुलाया। तो सब इतने खुश हो जाते हैं कि जो मुनिरी के लिए वो गाना गाता था, जिसके लिए उसे उसका हुक्का पानी बंद कर दिया गया था, उसकी माँ बोलती है कि आज रात में तुम हमारे यहाँ खाना खाना, मतलब रात को खाने के लिए घर पर बुलाती हैं। इसके बाद यहीं पर इस कहानी का समापन हो जाता है। तो इस कहानी में समूह चित्रित चरित्र की प्रधानता है, व्यक्ति चरित्र की नहीं। तो यहाँ पर किसी एक व्यक्ति के चरित्र की प्रधानता नहीं बताई गई है, पूरे समूह की प्रधानता बताई गई है। ग्रामीण जनों में अशिक्षा, रूढ़िवादिता, अज्ञानता भी इसमें उभर कर सामने आई है। उनका भोलापन भी कहानीकार ने कुशलता से व्यंजित किया है। कहानी की भाषा में आंचलिक शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे कि पंचलेट, नेम टेम और डिबरी, छू छुआ आदि। ये सभी क्या है कि आंचलिक शब्दों का प्रयोग है। कहानी की शैली हास्य व्यंग परक है तथा ग्रामीण वातावरण को प्रस्तुत करने में कहानीकार को पूर्ण सफलता भी प्राप्त हुई है। तो बच्चों, ये हो गया पाणेश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखित पंचलाइट कहानी का सारांश। आप इसे विस्तार से अपने घर में पढ़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।